हेलो अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद ख़ालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ालिद पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड टेट यानी कि जे टेट के उर्दू प्रीवियस क्वेश्चन जो कि 2013 के हैं वो मैं लेकर आया हूँ। जो आपका उर्दू 15 नंबर का रहेगा लैंग्वेज 1 में, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि सवाल किस टाइप का आ सकता है। ठीक है, किस मौजू पर हो सकता है सवाल। ठीक है, इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। और आपका जो इंग्लिश रहेगा वो आपका कंपलसरी है, यानी कि वो आपको रखना ही रखना है। चाहे कोई भी हो, लैंग्वेज 1 में आपको इंग्लिश रखना ही होगा। बाकी आप इधर उर्दू हिंदी कुछ भी रख लें। ठीक है, तो 15 नंबर का जो सवाल रहेगा, तो अभी मैं आपको जो शुरू करने वाला हूँ इसको आप अच्छी तरीके से देखें और आपको समझ में आ जाएगा कि 15 नंबर का जो सवाल रहेगा उर्दू से लैंग्वेज 1 में तो किस मौजू पर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग इक़्तिबास को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सवाल पर जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका मुख्तसर में आपका एक पैसेज रहेगा जिसको आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको सवालों को पढ़ के जवाब देनी है। ठीक है जी। ज़ैल के इक़्तिबास को पढ़कर नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। ठीक है, जोहरी के पास 2 बैल थे। ठीक है, हीरा और मोती। कौन कौन से? हीरा और मोती, दोनों में बहुत प्यार था। जोहरी उनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखता था। वो कभी भूल कर भी उन्हें मारता नहीं था। जानवर प्यार का भूखा होता है। वो दोनों बैल भी जोहरी को बहुत चाहते थे। ठीक है, अब जाते हैं सवालों पर। पहला सवाल देखें कि हीरा और मोती कौन थे। ऑप्शन देखें, ए ऊँट, या फिर बी घोड़ा, या सी बैल, या फिर डी गधा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बैल, सी। ठीक है, यानी कि उनके पास जो है 2 बैल थे जिसका नाम था हीरा और मोती। ठीक है, दूसरा सवाल देखें कि हीरा और मोती के मालिक का नाम क्या था। ऑप्शन देखें, ए रामू, बी माधव, या फिर सी जोरी, या फिर डी किशोरी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका जोरी, है ना। यानी कि हीरा और मोती के जो मालिक थे वो कौन थे? जोरी थे, जिनके पास 2 बैल था। ठीक है, तीसरा सवाल देखें कि ज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। ऑप्शन देखें, ए पानी, या फिर बी मकतब, या फिर सी शहर, या फिर डी नदी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नदी। ठीक है, बाकी जो पानी, मकतब, शहर जो है वो क्या है? वो मुज़क्कर है ना। और नदी क्या है? वो मुअन्नस है। चौथा सवाल देखें कि ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ जमा है। ऑप्शन देखें, ए अहमक, या बी बच्चे, या फिर सी महंगा, या फिर डी बूढ़ा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी बच्चे। ठीक है, यानी कि आपको यूँ जानें कि वाहिद जो होता है वो एक होता है और एक से ज़्यादा को हम क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बच्चे हैं, यानी एक से ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए यहाँ इसको हम जमा कहेंगे, लफ्ज़ जमा। ठीक है, आगे देखें। ज़ैल के इक़्तिबास को पढ़कर नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। यानी कि फिर हमको मुख्तसर में एक पैसेज को पढ़ना है, फिर उसके सवालों को पढ़ना, फिर उनका जवाब देना है। 20वीं सदी के आगाज़ में अशफ़ाक़ उल्लाह खां शाहजहाँपुर यूपी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? यूपी में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शफ़ीक़ुल्लाह खां था। जिस वक्त उनकी पैदाइश हुई मुल्क में आज़ादी की तहरीक शुरू हो चुकी थी। 1922 में इनकलाबी नौजवान ने आज़ादी वतन के लिए रास्ता इख्तियार किया। राम प्रसाद बिस्मिल उनके लीडर थे। किसके? नौजवानों के। ठीक है, अशफ़ाक़ उल्लाह खां उनके हम वतन थे। आज़ादी वतन की राह में दोनों एक दूसरे के करीब आए और मिसाली दोस्त बन गए। अब चलते हैं सवालों पर।
पांचवा सवाल है कि अशफाकुल्लाह खां की जब पैदाइश हुई तो मुल्क में क्या शुरू हो चुकी थी। ऑप्शन देखें, ए रूमानी तहरीक, या फिर बी आज़ादी की तहरीक, या फिर सी इनकलाबी तहरीक, या फिर डी मजहबी तहरीक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जी बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आज़ादी की जी। सवाल ये था कि अशफाकुल्लाह खां की जब पैदाइश हुई तो मुल्क में क्या शुरू हो चुकी थी। जी, जब उनकी पैदाइश हुई थी तो मुल्क में आज़ादी की तहरीक शुरू हो चुकी थी। ठीक है जी। छठा सवाल देखें कि राम प्रसाद बिस्मिल किसके लीडर थे। ऑप्शन देखें, ए तलबा के, या फिर बी गांव वालों के, या फिर सी शहर वालों के, या फिर डी इनकलाबी नौजवानों के। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी इनकलाबी नौजवानों के, है ना। इनकलाबी नौजवानों के कौन थे, जी लीडर। सातवां सवाल देखें कि झेल में कौन सा लफ्ज़ वाहिद है। ऑप्शन देखें, ए किताबें, या फिर बी रस्में, या फिर सी वादे, या फिर डी कसम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी कसम। यानी कि सवाल ये है कि झेल में कौन सा लफ्ज़ जो है जो कि वाहिद है, यानी एक, वाहिद एक को कहते हैं, और एक से ज़्यादा चीज़ों को हम क्या कहेंगे, लफ्ज़ को, है ना। एक से ज़्यादा अगर हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, जमा कहेंगे। इसलिए किताबें जो है वो भी जमा है, रस्में वो भी जमा है, वादे ये भी जमा है, लेकिन वाहिद क्या है, कसम है। आठवां सवाल देखेंगे कि रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी, है ना, डैश बनाई, यानी कि इस जगह को पुर करेंगे। ऊपर के मिसरे में खाली जगह को दुरुस्त लफ्ज़ से पुर करेंगे। ऑप्शन देखें, ए बंदर, या फिर बी गाय, या फिर सी शेर, या फिर डी घोड़ा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी गाय, यानी कि रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखें, झेल के शेर से मुताल्लिक़ सवाल का जवाब दें। ठीक है, ना हो क्यों हमें दिल से प्यारा वतन, ना हो क्यों हमें दिल से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। नवा सवाल देखें कि शायर ने वतन को किसका टुकड़ा कहा है। ऑप्शन देखें, ए रेशम का, या फिर बी तारों का, या फिर सी जन्नत का, या फिर डी दोज़ख का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी जन्नत का, है ना। यानी कि ना हो क्यों हमें दिल से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन, ये जन्नत का यहाँ पे ज़िक्र हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जन्नत हो जाएगा। आगे देखें कि झेल के अशार से मुताल्लिक़ सवालों के जवाब दें। घर आए बादल, लहराए बादल, रिमझिम के नगमे हर और गूंजे, बागों ने क्या क्या महफिल सजाई, बरसात आई बरसात आई। ठीक है, अब चलते हैं सवालों पर। दसवां सवाल है कि बादल किस मौसम में घर आते हैं। ऑप्शन देखें, ए गर्मी, या फिर बी जाड़ा, या फिर सी बरसात, या फिर डी बहार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका बरसात, है ना। यानी कि बादल किस मौसम में घर आते हैं, ज़्यादातर बरसात में आते हैं। और इसमें इस अशार में आपका बादल का भी जिक्र हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 11वां सवाल देखें कि हर और किसके नगमे गूंजते हैं। ऑप्शन देखें, ए रिमझिम, या फिर बी सिमसिम, या फिर सी टिमटिम, या फिर डी छमछम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका रिमझिम, है ना। हर और किसके नगमे गूंजते हैं, रिमझिम के, रिमझिम के नगमे हर और गूंजे का जिक्र हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 12वां सवाल देखें कि एक टीचर का सबसे अहम काम क्या होता है। ऑप्शन देखें, ए पढ़ाई के काम को मुनज़्ज़म करना, या फिर बी क्लास में लेक्चर देना, या फिर सी बच्चों का ख्याल रखना, या फिर डी तलबा की मेहनत को जांचना।
यानी कि एक टीचर का जो सबसे अहम किरदार होता है वो क्या होता है, बच्चे के प्रति, है ना। तो बच्चे के प्रति क्या होता है कि पढ़ाई के काम को मुनज़्ज़म करना, है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 13वां सवाल देखें कि जब हवा ने एक तमाचा जड़ दिया, चीखा चिल्लाया नहीं, मैं हंस पड़ा। हवा का तमाचा खाकर फूल क्या करता है? ऑप्शन देखें, ए बोलता है, या हंस पड़ता है, या फिर सी चीखता है, या रोता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका हंस पड़ता है ना। क्योंकि जब हवा ने एक तमाचा जड़ दिया तो चीखा चिल्लाया नहीं, वो क्या हो गया, वो हंस पड़ा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखें, झेल के अशार से मुताल्लिक सवालों के जवाब दें, है ना। आओ दस्तरखान बिछाए, है ना। आओ दस्तरखान बिछाए, भाई पहले हाथ तो धो लें, मिलजुल कर सब खाना खाए, खाने में बेकार न बोले। 14वां सवाल देखें कि खाने से पहले क्या बिछाना चाहिए। ऑप्शन देखें, ए कालीन, या फिर बी चादर, या फिर सी तख्त, या फिर डी दस्तरखान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी दस्तरखान, है ना। क्योंकि यहाँ पर ज़िक्र है, और वैसे भी हम लोग खाने से पहले क्या बिछाते हैं, दस्तरखान ही बिछाते हैं, कालीन तो बिछाते नहीं, है ना। ये दस्तरखान बिछाना ज़रूरी होता है ना। इसलिए यहाँ पर ज़िक्र है कि आओ दस्तरखान बिछाए। 15वां सवाल है कि खाने में क्या ना बोले। ऑप्शन देखें, ए अच्छा, या फिर बी किस्सा, या फिर सी बेकार, या फिर डी बुरा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी बेकार, है ना। खाने में क्या नहीं बोलना चाहिए, बेकार है, क्योंकि आपका यहाँ पर जिक्र हो रहा है खाने में बेकार ना बोले, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। तो ये थी झारखंड के जेटेट के 15 नंबर का जो सवाल आता है, ये 2013 का था। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे, देख लेंगे कि किस तरह इसका सवाल आ सकता है। इसी तरह रहेगा 15 नंबर का सवाल, ठीक है। बाकी आपको कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें, ये PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।